देखिए सर, मैं सफलता का 5 मूल मंत्र जानता हूँ हुँ, और यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, हुँ। इसके 5 मूल मंत्र। तो इनका फ्यूचर आखिर कहाँ तक जाएगा? अगर कुछ ही लोग का सिलेक्शन हो रहा है हर साल, वही 700, 800, 1000 सीट्स हैं, ठीक है? जो बच्चों को नहीं हो रहा वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो इनका फ्यूचर क्या दिखता है आपको इन एस्पिरेंट वो को? कहते हैं कि नहीं, आज हम तैयारी शुरू किए हैं, सी सेट को हम क्वालिफाइंग है, लास्ट में कर ले। आपको मैं दोस्तों लिखित दे रहा हूँ। आपको यदि एनसीईआरटी से बाहर प्रश्न पूछता हुआ दिखाई दे दिया तो मैं कह हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग और यूज़फुल होने वाली है, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं। चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस या कोई भी पीसीएस हो। मेरे साथ विपेश सर है, जिनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है सिविल सर्विस में। चलिए सर से बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आप एक अपने बारे में पहले ब्रीफ जानकारी दे दें ऑडियंस। दोस्तों, प्रयागराज का मूल निवासी हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र दिल्ली में बीता और हमने जो है यूपी पीसीएस हो या आपका यूपीएससी हो, इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत लंबे समय तक मैंने बच्चों को तैयारी भी कराया। आज विकास सर हमारे बीच में आए हैं और आज मैं बच्चों को बहुत अच्छे से डिटेल में जो भी आपका यूपी पीएससी हो या बिहार पीएससी हो या उत्तराखंड पीएससी हो या एमपी पीएससी हो, सिलेबस को लेकर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये कहा जाए कि लगभग लगभग सभी सेम है। माइंडसेट। तो आज मैं इन सभी पर आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगा। ओके, अगर पीसीएस को थोड़ा एलेबरेट करें, जैसे यूपी पीसीएस या बीपीएससी को अगर देखें, तो आप इसकी बेस्ट प्लानिंग के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि एक परफेक्ट प्लान जो कि आपको सफलता में आपका सिलेक्शन तक एकदम काम करे? देखिए सर, मैं सफलता का 5 मूल मंत्र जानता हूँ और यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, इसके 5 मूल मंत्र हैं। फर्स्ट, सिलेबस। सिलेबस से आप बिल्कुल भी न भटकिए। ये आपका एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री तक आप अच्छे से काम करिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको बताता है कि आपको कितने एरिया तक आगे बढ़ना है और कितने एरिया तक आपको रहना है, ये बताता है। तीसरा, बचपन में हमारे मम्मी पापा लोग कहते थे कि बेटा रोटी क्यों जली? इसलिए जली क्योंकि पलटा नहीं गया। और ज्ञान आपसे गायब क्यों हुआ? इसलिए गायब हुआ क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, फेरा नहीं। आप क्या काम कर रहे हैं? आप स्टार्ट किए तैयारी को लेकर और पढ़ते पढ़ते चले जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? जो आपने पढ़ा उसको यदि आपने डाइजेस्ट ही नहीं किया तो आपका पढ़ने का तरीका ही बेकार है। तो तीसरा मूल मंत्र है रिवीजन। चौथा मूल मंत्र है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा हो सके, एक बात बताओ, आपको 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, 3 घंटे में आपको मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिखना है। आपने टाइम वॉच लगाकर तैयारी ही नहीं किया, आपके पास कितना भी नॉलेज हो आप रैंक नहीं लगा सकते हैं, असंभव है रैंक लगाना। तो प्रैक्टिस टाइम को देखते हुए, मतलब नहीं रहता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, ये कोई भी मतलब नहीं रखता है। आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस टाइम को देखते हुए किया, वो मतलब रखता है। और सर, कुल मिलाकर चौथे स्थान पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बीपीएससी 17वीं और 71वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी शानदार न्यूज है। उससे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है। उसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी बधाइयां। साथ ही उनके लिए बीपीएससी वाले की तरफ से एक काफी शानदार न्यूज है। उनको फ्री मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड कराया जा रहा है, साथ ही फ्री क्लासेस फॉर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी फ्री में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप अपना डिटेल भर के फ्री मॉक इंटरव्यू साथ ही फ्री क्लासेस गाइडेंस ले सकते हैं। 71वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए 2 फाउंडेशन बैच है, सक्षम और प्रथम। सक्षम इंग्लिश में है और प्रथम हिंदी में। इसके जनरली फीस होता है 10,000 होता है, लेकिन फिलहाल ये 4,999 में एक्सेस हो रहा है। इसके साथ अगर आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं तो इनके सारे डिस्काउंट पे इंस्टेंट 500 का अगेन डिस्काउंट मिलेगा आपको। 17वीं बीपीएससी के लिए 2 बैचेस, जिसमें आक्रोश फास्ट ट्रैक, ऊर्जा फास्ट ट्रैक, जिसकी जनरल फीस 6,999 होती है, फिलहाल 1,599 में एक्सेस हो रहा है। और भी जितने भी इनके बैचेस हैं उसको स्क्रीन पे आप देख सकते हो। प्राइस पॉइंट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा होता है, लेकिन फिलहाल कितने कम प्राइस पॉइंट में एक्सेस हो रहे हैं। सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एंड कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करिएगा, आपको इंस्टेंट 500 का अगेन डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
बिल्ड ए गुड पर्सनालिटी, एक अच्छा और बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण। अर्थात कि आपके पास आपने महिला से संबंधित सारी टॉपिक पढ़ लिया, गांधी जी से संबंधित सभी टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन आपका दृष्टिकोण गलत है तो आप कहीं ना कहीं मात खाएंगे। एथिक्स के पेपर में मात खा गए, इंटरव्यू में मात खा गए, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 5 मंत्र ये याद रखेंगे तो आप कभी भी एरिया से नहीं भटकेंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जो भी आपने जो पॉइंट्स बताए उस पे सब लोग अमल करते हैं ज्यादातर, लेकिन फिर भी सिलेक्शन की जब बात आती है तो उसमें पीछे रह जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसे हैबिट्स भी होती हैं कि जो इसके बीच में आती हैं? इतने मेहनत के बाद भी बच्चे 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे पढ़ते हैं तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। सर, मैं जितने भी तैयारी करने वालों के बीच में रहा हूं, एक चीज मैंने देखा, ये तो मैंने 5 मूल मंत्र बता दिया, अब इसमें गलती कहाँ करते हैं। कोचिंग में गए, पढ़ना स्टार्ट किए, एक मन में धारणा बनाते हैं कि 1 साल पूरी तैयारी कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं सब चीज पढ़ना शुरू करूंगा। अच्छा, 1 साल वहां गए, पढ़ लिए, और फिर उसके बाद जब बारी आई पढ़ने की तो पता चला कि उनको जो वहां पर पढ़े थे वो समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर वो दूसरे कोचिंग की तरफ भागेंगे। तो ये भाग दौड़ कब तक? मतलब कि कहने का यहाँ पर एक मतलब है कि आप पहले चैप्टर शुरू में तैयारी करना शुरू किए, 1 साल बाद फिर से वही पहले चैप्टर में है, आगे कब बढ़े? मतलब कहने का मतलब कि आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन रिवीजन करिए, प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए, प्रतिदिन करंट अफेयर से आपका जुड़ाव बना रहे, और प्रतिदिन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं 10 प्रश्न एमसीक्यू करिए, 1 प्रश्न आंसर राइटिंग। ये सबसे उचित तरीका होता है। आप लगातार करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने वही जो प्रश्न लगातार उत्तर लेखन कर रहे थे, आगे चल के आपने इतना बेहतरीन उत्तर लेखन कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्व मूल्यांकन के दृष्टिकोण में आप आ जाएंगे, आप स्वयं मूल्यांकन करने की स्थिति में आ जाएंगे सर। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसी बुक लिस्ट आप बताना चाहेंगे जो अगर रिलेवेंट आपको लगती है इस एग्जाम के डिमांड के हिसाब से? पहले चीज तो मैं पूरे सिलेबस पर हाँ। थोड़ा सा एक दृष्टिकोण रखना चाह रहा हूँ। देखिए, यूपीपीएससी का एग्जाम 3 चरण में है, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और आपका साक्षात्कार। अब कुछ लोग कहते हैं कि सब तीनों चरण अलग अलग है, तो भाई तीनों चरण अलग अलग नहीं है। एक बात बताओ, साक्षात्कार की तैयारी क्या मुख्य परीक्षा के निकलने के बाद करोगे? नहीं। जिस दिन तुमने सपना देखा कि मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, उसी दिन से आपके तीनों चरण की तैयारी शुरू हो जाती है। अब मेरा मानना है कि सर्वप्रथम आप मुख्य परीक्षा की तरफ आगे बढ़े, सर्वप्रथम, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ेंगे तभी आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण को जान पाएंगे। अब मुख्य परीक्षा को लेकर आपका स्रोत क्या है? तो भाई, यूपीपीएससी का जो पिछला सिलेबस था उसमें आपका आईएएस के सिलेबस जैसा नहीं था। अब आपका पूरा लिखित पेपर हो गया है, पूरा लिखित। तो आपको क्या करना होगा? मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस है आप पहले उठाएं, उसके प्रथम स्रोत एनसीईआरटी की तरफ आगे बढ़े। कुछ भी हो, आंख बंद करके, आपको मैं दोस्तों लिखित दे रहा हूं, आपको यदि एनसीईआरटी से बाहर प्रश्न पूछता हुआ दिखाई दे दिया तो मैं कहीं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा, आपको उसी में करंट अफेयर से अगर जोड़ दिए तो आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, पहली चीज। तो एनसीईआरटी प्रथम स्रोत। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसका एक टेक्स्ट बुक रखिए अच्छे राइटर का। अब जैसे आपका जीएस का 4 पेपर है, जिसमें फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी है, आपका ज्योग्राफी है और आपका सिलेबस में हिस्ट्री है। अब तीनों का, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम किताब सतीश चंद्रा, मतलब कि मेडवल हिस्ट्री के लिए, राम शरण शर्मा एंशियन हिस्ट्री के लिए, और आधुनिक के लिए सतीश चंद्र बिपिन चंद्रा की पुस्तक आप उठाएं, आप पढ़ना स्टार्ट करिए, बस पढ़िए और उस आधार पर पढ़िए जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। इंडियन सोसाइटी के लिए आप कोई भी पुस्तक न पढ़िए, किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले लीजिए, सिलेबस के आधार पर
आप बस उसके ट्रेंड को देखिए, बहुत इजी। इंडियन सोसाइटी के प्रश्न तो ग्लोबलाइजेशन पे पूछ लेगा, क्षेत्रवाद पे पूछ लेगा, भारतीय समाज की विशेषता पे पूछ लेगा, यही सब है बच्चों। पंथ निरपेक्ष से पूछ लिया, बाकी शहरीकरण, यही सब टॉपिक है। और आपका भूगोल का कोई एक किताब अच्छी सी भूगोल की रख लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन इन सबको आप करंट से जोड़िए। सेकंड पेपर थोड़ा चुनौती है, क्योंकि उसमें संविधान है, उसमें आपका सोशल जस्टिस है, उसमें आपका गवर्नेंस है, उसी में आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, IR इंटरनेशनल रिलेशन है। ये पेपर थोड़ा सा चुनौती है, लेकिन इसके लिए भी क्या करें, उस पे इस पंथ की एक नई किताब आई है जो UPSC के लिए है, उनका किताब उठा लीजिए IR के लिए। सोशल जस्टिस के लिए सिर्फ करंट से जुड़ो, सेकेंड ARC रिपोर्ट लाइए, अच्छे से उसको खंगाल लीजिए। वो सर कई आपका इथिक्स में भी काम देगा, सेकेंड ARC रिपोर्ट जो है इथिक्स में भी काम करेगा। संविधान के लिए आपको फेमस पुस्तक एम लक्ष्मीकांत तो आपको पता ही है, वो पुस्तक सभी लोग लेते हैं, आप भी ले लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, मुख्य परीक्षा के प्रश्न ये ना सोचिए, आप एक दूसरे का डिबेट तैयार करिए। जैसे पूरी संविधान की कहानी सरकार के 3 अंग पे है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके अंतर्गत जो डिबेट है वो आपका मेंस का प्रश्न होता है, ये बात ध्यान रखिए। और इसका जो फैक्ट है वो प्रीलिम्स का प्रश्न होता है। थर्ड पेपर इकोनॉमी है कि नहीं सर? थर्ड पेपर आपका इकोनॉमी, ध्यान रखना इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स नहीं है। बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं तो गलत है, इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या काम करो, कुछ भी हो, हर साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप उठाओ तो उठाओ, उसको पढ़ो। भले आप उसका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इकोनॉमिक्स में सर क्या होता है, इकोनॉमी में टर्मिनोलॉजी को लेकर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन टर्मिनोलॉजी पे वर्क करो और प्रैक्टिकल वर्क करो, अपने सामान्य जिंदगी से जोड़ो। आपके घर में जितनी बड़ी इकोनॉमी है उतनी बड़ी इकोनॉमी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इन टर्मिनोलॉजी को जोड़ना सीख गए तो आपको वो बहुत अच्छा इकोनॉमी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके प्रश्न देखो। फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी, एकदम आप करंट अफेयर से जुड़िए, ट्रेडिशनल थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिए, बाकी करंट अफेयर से जुड़िए। और फिर उसके बाद इसी में साइंस एंड टेक, बिल्कुल साइंस आपका वो पुराना साइंस नहीं है कि आपको साइंस है कि नहीं, करंट, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आपके रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव है, आपका कृत्रिम बौद्धिकता, यही सब प्रश्न है और यहीं से पूछेगा। ये नहीं है कि कहीं से बाहर पूछ लेगा। साइंस एंड टेक उठाओ, इंटरनल सिक्योरिटी, आपका इंडियन इकोनॉमी, और इसी में आपका एक आपदा और प्रबंधन से, वो भी सर जैसे कहीं भूस्खलन आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पे सुनामी आ गया, कहीं पे तूफान आ गया, तो उससे संबंधित आप थियोरेटिकल ज्ञान रख लो, आपका आसान हो जाएगा। और यस, बिल्कुल अप्लाइड हो। और आपका एक पेपर इथिक्स, इथिक्स के लिए बहुत पोथी पढ़ना नहीं उठाना है। पहली चीज तो इथिक्स पढ़ने के लिए स्वयं के अंदर की अपनी स्वविचार को अच्छा कर लो और उसके टर्मिनोलॉजी पे वर्क कर लो, इथिक्स आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे। आप पढ़ाई कैसे करिए, चैप्टर वाइज पढ़िए, चैप्टर वाइज प्रश्न सॉल्व करिए, चैप्टर वाइज अभी करिए, धीरे धीरे आप देखेंगे अभ्यस्त होंगे, धीरे धीरे आपके पास क्या होने लगेगा, ज्ञान आने लगेगा। ज्ञान जब आने लगेगा आपके पास, करंट अफेयर से जुड़े रहो, ये नहीं है कि करंट अफेयर को आप नेग्लेक्ट कर दिए। अब जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब आप क्या काम करिए, हिस्ट्री के पूरे सभी चैप्टर का पेपर उठाइए, हिस्ट्री का भी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट का, ऐसे उठाइए। अब आप धीरे धीरे इसमें भी अभ्यस्त होने लगे, फिर उठा लीजिए संपूर्ण मॉडल पेपर, और फिर उठा लेंगे संपूर्ण मॉडल पेपर, और ध्यान रखना टाइम वॉच रख के काम करें। अब दूसरा पेपर सी सेट। सी सेट को जो लोग इग्नोर करते हैं उनको पूरा का पूरा एग्जाम इग्नोर कर देता है, ये सच्चाई है। लोग कहते हैं कि नहीं, आज हम तैयारी शुरू किए हैं, सी सेट तो हम क्वालिफाइंग है, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में 1 महीना बचेगा तो सी सेट के पीछे भागते हैं। तो भैया ये ध्यान रखो, लास्ट टाइम के पीछे, अगर लास्ट टाइम के चक्कर में पड़ोगे तो आपको धीरे धीरे ये एग्जाम लास्ट तक पहुंचा देगा।
और जब एग्जाम लास्ट तक पहुंचा देगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा तुम्हारे अंदर कि कल का यार सीसेट देखे होते तो बड़ा अच्छा होता। तो जिस दिन सपना देखे हो उसी दिन से सीसेट भी काम करना शुरू करो। मैथ, रीजनिंग, हिंदी अच्छे से वर्क करो भाई, आराम से क्वालिफाइंग हो जाओगे। कोई मैथ ये थोड़ी है कि आपसे बहुत बड़े लेवल पे मैथ पूछ रहा है, रीजनिंग क्या बहुत बड़े लेवल पे पूछ रहा है, हिंदी क्या बहुत बड़े लेवल पर पूछ रहा है, वही सामान्य है। तो उसको उसी दौरान तैयारी शुरू कर दो। बिल्कुल। अगर हम पीसीएस या यूपीएससी के एस्पिरेंट के फ्यूचर की बात करें, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू ये नंबर बढ़ता जा रहा है, करीब आपका यूपीएससी में 13 लाख के आसपास, 10 से 13 लाख के बीच में अपीयर होते हैं बच्चे, फॉर्म फिल करते हैं। वहीं पीसीएस में भी 5-6 लाख, 3 लाख इस तरह के बच्चे हैं। तो इनका फ्यूचर आखिर कहाँ तक जाएगा? अगर कुछ ही लोग का सिलेक्शन हो रहा है हर साल, वही 700, 800, 1000 सीट है, ठीक है? जो बच्चों को नहीं हो रहा वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो इनका फ्यूचर क्या दिखता है आपको इस इन एस्पिरेंट का? देखिए सर, यूपीएससी का जो एक सिलेबस है और उसी के इर्द गिर्द सारे स्टेट पीएससी का सिलेबस है, ये सिलेबस आपको ज्ञान जरूर करा देता है, आपको अपने पैर पर आगे बढ़ने का एक तरीका जरूर बता देता है। अब मेरा ये मानना है कि जब आप तैयारी करें, आज का जो दौर है कोविड-19 के बाद सोशल मीडिया का दौर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। तो आज आपके पास संभावनाएं बहुत से है। बहुत लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेकर चलते हैं, ठीक है, वो लेकर चलिए, लेकिन जो इस बेल्ट की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं हैं वो बड़े गरीब तबके के हैं। एक भरोसा, एक उम्मीद, एक उनके पास लेके आते हैं। यस सर, बहुत मतलब कि ये क्षेत्र के लोग हैं। अब इन क्षेत्र के लोगों के पास इतना खर्च, चलिए एक तरफ कोचिंग का फीस मैंने भर दिया, परिवार ने भर दिया, तो कोचिंग के फीस से ही आपकी तैयारी तो चलेगा नहीं, क्योंकि कोचिंग फीस के अलावा रहने का, वहां पर खान पान की, तमाम प्रकार की सिक्योरिटी को लेकर भी ध्यान देना। अभी देखिए दिल्ली में घटना, वो तो परिवार की बच्ची तो चली गई, आप पैसे से उसकी पूर्ति तो कर नहीं पाएंगे कि पैसे से पूर्ति कर दिए। तो तमाम प्रकार की चीजों को लेकर एक फैमिली में बड़ा डर की भावनाएं होती है। अच्छा, और ये भी क्लियर नहीं कि आपका पहली बार में भी निकल जाए, और ये भी क्लियर नहीं है कि आपका आगे चल के सेकंड, थर्ड या फोर्थ में भी निकल जाए। बिल्कुल असंभावनाएं हैं। कब आप हो जाएंगे ये आपको भी नहीं पता है। टॉपर्स आते हैं, कहते हैं ना, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं ये 5वां रैंक ले लूंगा, मुझे विश्वास ही नहीं था। तो कब आप हो जाएंगे ये आपको नहीं पता है, लेकिन बुद्धिमानी किसमें है कि न हम अपने फैमिली को दबाव में आने दें, न ही हम अपने परीक्षा की जो तैयारी करें उसमें दबाव में आने दें। हर एक एस्पिरेंट जो तैयारी करता है उसके पास 3, 4, 5 घंटे ऐसा नहीं है कि उसके पास वक्त नहीं बचता है, फालतू दोस्तों में समय व्यतीत कर रहा है या फालतू गिरी काम करने में समय व्यतीत कर रहा है। आप कुछ गुण सीखिए, जैसे टाइपिंग सीख लिया आपने, आज के समय में टाइपिस्टों की एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी, और रिलेवेंट भी रहेगा। यस, ग्राफिक्स आपने सीख लिया, आप धीरे धीरे यूट्यूब के तौर तरीके सीख डालिए, है कि नहीं? नोट्स वगैरह आपके सेल कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, आप नोट्स अच्छे तैयार करें, उसको सेल करिए। कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मेंटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। कई बच्चे व्हाट्सएप की ग्रुप तैयार करते हैं जिसमें से पेड ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो कई ऐसे संभावनाएं हैं जिसको आप अपने तैयारी के दौरान ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई बच्चे, हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी ही करेंगे, हम और काम नहीं करेंगे, टाइम हमारा बेकार होगा। हाँ, बेकार होगा। तो उनको फिर ऐसा बेकार करता है कि वो फिर कहीं के रह भी नहीं जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है किसी को ये बात अच्छी भी लगे, हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन सत्यता यही है, अनुभव यही कह रहा है। तो जितना जल्दी आप सीख लेंगे इन अनुभव से, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बस क्या काम करें, कुछ गुण सीखेंगे तो भविष्य में भी काम देगा, और स्वयं अगर आप YouTube स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए भी यह काम देगा ही देगा। हो सकता है आपके पास नॉलेज है, होम ट्यूशन सर, प्रयागराज में 4000 रुपए घंटे दिया जाता है, दिल्ली में 3000, 4000 रुपए घंटे दिया जा रहा है।
2 कोचिंग आपने पकड़ लिया बच्चों का, 2 घंटे आपका गया, 8,000 रुपए आया, कितना आपका मंथली खर्च जा रहा है? 4,000 5,000, 4 पैसे घर भी दे रहे हैं और टेंशन भी नहीं है और दबाव मुक्त आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत सही सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत वैल्यूएबल और बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थोड़ी सी इमोशनल भी रही है, लेकिन जो इस जर्नी की डिमांड है और जिन लोगों ने ये चीजें एक्सपीरियंस की है, उन्हीं लोगों को चैनल पे मैं लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को और आप लोगों का टाइम सेव हो सके, इन सब चीजों से कम आप ऊपर हो सके। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। साथ ही कोई डाउट हो और आप इस बार कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं, या फिर पहला है या फिर 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, कमेंट करें। कोई कमी हो, कोई सुझाव हो, वो भी कमेंट कर दें, ताकि मैं उस पर वीडियो डिटेल बनाऊं। चलिए मिलते किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।